अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड आई एम योर होस्ट नूर अमानुल्लाह। व्यूवर्स, हमेशा हम सोशल टॉक में ज़ेर बहस लाते हैं तमाम उन ट्रेंड्स को, टॉप ट्रेंड्स को जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। अगर आप तमाम तर उन हैशटैग्स को फॉलो कर रहे हैं जो टॉप ट्रेंडिंग में हैं, तो सोशल टॉक एक उन प्रोग्राम्स में से एक है जो आपको अपडेट कर सकता है तमाम तर सोशल वायरल इश्यूज़ पर। व्यूवर्स, आज भी हम एक ऐसा ही वायरल टॉपिक लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। टीपू ट्रकामाली का बेटा बालाज का मर्डर हुआ कुछ माह पहले, और फिर उसके मर्डर का जो एक बड़ा मुलजिम था एहसन शाह, जो कि उसका करीबी दोस्त भी था, उसको भी फायरिंग में हलाक कर दिया गया। और उसकी हलाकत के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे सच और बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। उन सवालों में से एक सवाल ये भी था कि आखिर एहसन शाह ने ऐसा क्यों किया, और लोग जानना चाहते थे कि एहसन शाह की बैकग्राउंड क्या थी। एक हाल ही में चंद घंटे कबल एक वीडियो, एक ऑडियो लीक हुई है, जिस ऑडियो में बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। इवन कि एहसन शाह किस तरह का इंसान था और उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, हर चीज़ का इंकशाफ हो गया। और एहसन शाह का एक जो खाका था, एक कैरेक्टर था, वो खुलकर सामने आ गया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज भट्ट साहब, और सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये बहुत करीब से हमें हर तरह का फॉलो अप उस खबर का दे रहे थे। टीवी टुडे की स्क्रीन्स पर आप इन्हें देख रहे थे, और ये इस कहानी के साथ, इस स्टोरी के साथ, इस न्यूज़ के साथ गाहे बगाहे जुड़े हुए थे। तो चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब, एजाज भट्ट साहब की जानिब, और उनसे मजीद सवालों के जवाब तलब करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी। हमने बालाज के मर्डर की पूरी स्टोरी सुनी, फिर हमने एहसन शाह किस तरह से गिरफ्तार हुआ, फिर एक ऑडियो लीक होती है, और उसके मर्डर के बाद, एहसन शाह के मर्डर के बाद एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो मुखातिब है अपनी बीवी से। उस ऑडियो लीक को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन सी इंकशाफात हुए हैं उसमें? अच्छा, इस जो वाक़या का बैकग्राउंड हम देखें ना, तो एहसन शाह को गिरफ्तार हुए तकरीबन 6 माह हो चुके थे। 6 माह में उन्होंने, पुलिस ने जितनी तफ्तीश करनी थी, जो रिकवरी करनी थी, वो रिकवरी सारी हो गई। अब देखें, एक मुलजम है, एहसन शाह का जो करैक्टर है उसको एक तरफ रखे, वो एक इंसान भी था। लेकिन हम उसकी हमदर्दी में नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक मुलजम है, उसको कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद उसने अदालत में जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा मावराए अदालत एक इकदाम किया गया जिसके दौरान उसकी हलाकत हो गई। अब इसकी हलाकत पे 3 जो है ना वजूहात सामने आई हैं अभी तक। एक तो ये है कि सबसे पहले जिस रोज़ ये वाक़या होता है उससे पहले ही हमने एक अहम वाक़या सुना कि 12 पुलिस एहलकार कच्चे के इलाके में हलाक हो जाते हैं। उसके फौरी बाद ही ये वाक़या सामने आता है, जिसकी वजह से मीडिया जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कुछ खबरें उस तरफ से चलने लगती हैं, कुछ खबरें इस तरफ चलने लगती हैं। अगर ये वाक़या उस रोज़ ना हुआ होता तो हमें कच्चे के इलाका का 100% सब जगह पे वही वाक़या नजर। एक दूसरी इसकी वजह जो देखें कि एहसन शाह जो है, इसकी जो ऑडियो है ये कहते हैं काफ़ी अरसा पहले की है, रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद है। उस रोज़ ही क्यों इसको सिलेक्ट किया गया कि इसको रिकवरी करनी है। इसकी दूसरा इम्पैक्ट ये है कि 2 बजे के करीब, तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब एहसन शाह को वहां से जेल से लिया गया और कहा गया कि शादबाग के इलाके से इससे रिकवरी करवानी है। ठीक है, वहां ले गए। अब शादबाग का और कोट लखपत का बड़ा भी कोई स्लो गाड़ी पे भी जाए तो 1-1.5 घंटे का फासला है, तो 7, 8, 9 घंटे गुजार के रात के लेट नाइट एक मसीही कब्रिस्तान में उसको ले जाया गया। और वहां कहा गया कि उसका भाई मौजूद था, और वहां उसकी जो उन्होंने इसको छुड़ाने के लिए कोशिश की और फायरिंग में हलाक हो गया। ये दूसरा इम्पैक्ट है कि लेट नाइट जो वाकई, ये हमारे नाज़रीन को पता कब्रिस्तान का मतलब एक वही मकाम क्यों, उस कब्रिस्तान से गुजर क्यों हुआ? क्या प्लांटेड थी चीजें, डिसाइडेड थी, क्या पूरी एक स्टोरी घड़ी जा चुकी? देखिए, अगर मैंने कई पुलिस मुकाबले ऐसे जिनकी हमने जाके मौका पे, जैसे पता चला वो मौके पे गए, हमने कई पुलिस मुकाबले ऐसे देखे हैं कि जब पुलिस मुकाबला जिस मुकाम पे होना होता है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहां नाके लग जाते हैं, वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता, और फिर उसके बाद इस तरह का मुकाबला होता है। और बाद मुकाबले तो मौके पे हो जाते हैं, वो तो सबको पता है, उसमें पुलिस वाले भी शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं। जो मैं इस वाक़े पे मैं रहूंगा। दूसरा तो इम्पैक्ट ये था इसका कि ये हो गया। उसके बाद अब ये था कि ये वाक़या हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि एहसन शाह ने अपने दोस्त को कत्ल करवाया, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। कुछ ने कहा कि नहीं, जब भी मुलज़म पकड़ा जाता है तो कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए।
ठीक है। तो इसमें भी कानून की हुक्मरानी नजर आनी चाहिए। अदालत को चाहिए था कि उसकी जो करार वाकई सजा बनती है वो उसको दिलाई जाए। अब देखिए इस वाकये में अगर हम देखें ना तो इस वक्त 2 शूटर थे, मुजफ्फर जो मौके पे ही हलाक हो गया जिसने बलाज को कत्ल किया, और एक और शूटर था अयाज, वो भी पकड़ा गया। जिसने गाड़ी चला के इन शूटर को लेके गया हसनैन, वो भी पकड़ा गया। उसके अलावा जिसने इनकी सहूलतकारी की वो असरफ पठान टाइप का जो आदमी था वो भी पकड़ा गया। उसके अलावा सुहेल जिसने इनको इसकी मुलाकात करवाई थी एहसन शाह की और गोकी भट्ट तीफी भट्ट की, वो भी पकड़ा गया। अब अगर इन सारे मुल्जिमों को इकट्ठा देखा जाए जो पकड़े गए हैं तो सबसे बड़ा जुर्म किसका बनता है? उस बंदे का कि जिसने एहसन शाह के कत्ल की सुपारी दी। उस बंदे को तो पकड़ नहीं सकी पुलिस आज तक। यही एक बड़ा सवाल है। हम यहीं पर ही एक सवाल करते हुए ब्रेक की जाने बढ़ते हैं कि जिस इंसान ने, जिस शख्सियत ने एहसन शाह को सुपारी दी, उसको हायर किया और पैसे दिए कि वो बालाज का मर्डर करे, उस कैरेक्टर को माइनस क्यों किया जा रहा है, वो धुंधला क्यों है? इसी सवाल के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल हमने उठाया कि आखिर वो कैरेक्टर, वो शख्सियत, वो किरदार कहाँ है जिसने एहसन शाह को हायर किया, जिसने इतने सारे सहूलतकार एहसन शाह को प्रोवाइड किए कि वो बालाज का मर्डर करे, जिसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा था एहसन शाह सऊदी अरेबिया में बैठकर। आखिर वो कैरेक्टर कौन है, वो कैरेक्टर कहाँ है और उसको इतना फैसिलिटेट क्यों किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? चलते हैं अपने गेस्ट एजाज भट्ट साहब की जानिब जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सर, इस सवाल का क्या जवाब देंगे, वो कैरेक्टर कहाँ है? जी, वो कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर को पहले बताया गया कि आज FIR दर्ज हो रही है, इसलिए आप मुल्क से बाहर चले जाएं। उस कैरेक्टर को इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है ना अब सामने आ रही हैं कि उस कैरेक्टर को भागने का पूरा मौका दिया गया और हर बार उस कैरेक्टर को भागने का मौका दिया। देखें, जब इनका दादा कत्ल हुआ उस वक्त भी पता चला कि वो बाहर दुबई या इधर फरार हो गए हैं। जब टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ उस वक्त देखें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट किस लिए होती है? इस तरह का जब भी कोई मुल्ज़म इस तरह का वाकया करता है तो फौरी तौर पे उनका नाम डाल दिया जाता है, लेकिन ये हर बार बाहर चले जाते हैं। चले, कानून के मुताबिक उनको पकड़ना जरूरी था। अब आ जाए कि एहसन शाह को मारना क्यों जरूरी था या एहसन शाह के साथ ये सारा वाकया क्यों हुआ? अब देखें कि ये जो वाकया जब हो गया, एहसन शाह को उस मसीही कब्रिस्तान में ले गए, वहां हो गया, इन्होंने इससे अगला भी इम्पैक्ट जो रोकने के लिए इंतजाम कर लिए थे। देखें, उनके घर से किसने इस पुलिस मुकाबले को चैलेंज करना था? सबसे पहले उसके भाई ने चैलेंज करना था, उसके बाद उसकी बीवी उसके सामने आ सकती थी चैलेंज करने के लिए, थर्ड नंबर उसकी मां का बनता है कि उन्होंने आना था। अब देखिए, भाई तो उस पुलिस मुकाबले में शामिल कर दिया गया, FIR में दर्ज कर दिया गया कि इसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ आकर फायरिंग की जिसकी वजह से ये हलाक हो गया। तो भाई तो खुद मुल्ज़म बन गया, इसलिए वो कहीं स्टैंड नहीं ले सकता। अब आज उसकी बीवी की तरफ, अब बीवी ने स्टैंड लेना था तो बीवी की ऑडियो लीक आ गई सामने कि वो कह रही है कि अच्छा तू तो पहले ही फनकार है, तू तो पहले ही यानी बहुत आम कर रहा है। उसने कहा कि मैंने सऊदीया चले जाना है, मैंने लड़के तैयार कर लिए हैं। और सर, यहाँ मैं सवाल उठाना चाहती हूँ कि लड़के तैयार कर लिए हैं, क्या एहसन शाह कोई गैंग बनाने जा रहा था, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने वाला था, क्या प्लानिंग थी उसकी? इस बारे में क्या इंकशाफ करते हैं उस ऑडियो लीक के अकॉर्डिंग? अच्छा, इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि गुज़िश्ता दिनों अभी थोड़ा अर्सा ही हुआ है, मैं पंजाब की ये जो लाहौर की जेलें इनके अंदर विजिट करके आया था और मैं वहाँ कैदियों का जो माहौल है वो देख कर आया था। देखिए, जो कैदी मजबूत है ना, उनके लिए वहाँ यूटिलिटी स्टोर भी बने हुए हैं। उनके लिए वहाँ आप 1 लाख रुपया जमा कराए, उनको टोकन मिल जाता है, वो जो चाहे अंदर खा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अच्छा, उनके इर्द गिर्द कैसे कहती जो क्रिमिनल्स होते हैं, अगवा बराए तावान के होते हैं, कत्ल के होते हैं, डकैती के होते हैं, वो सारे उस ऐसे बंदे के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, ये जेल की रोटी के अलावा भी बहुत सारी रोटियां मंगा रहा है, खाने मंगा रहा है, फल मंगा रहा है, जूसेस मंगा रहा है, तो हम इसके साथ जुड़ जाते हैं। वो उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये भी, क्योंकि इसके पास भी पैसा था, ये भी उधर जुड़ गया, तो इसके साथ खुद ही जैसे समझे कि मकनातीस के साथ वो लोहे के कील जोड़ते हैं, वो इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए 6 माह इसको गुजर गए तो उन्होंने बताया यार ये तो हमारे लिए कोई काम ही नहीं है, ठीक है, हम में शूटर भी मौजूद हैं। तो उस वजह से जब वहां कोई ऐसा पैसे वाला या जिसके पास खुला पैसा होता है जाता है तो उसका एक नया गैंग बन जाता है। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी, हम एहसन शाह की जो ऑडियो लीक हम सब ने सुनी है उसमें एक हमें आंसर आ रहा है कि एहसन शाह बहुत स्मूथ माहौल में वहाँ रह रहा है, वहाँ कोई हवालात वाला सीन नहीं है, उसे भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा था। क्या ये फैसिलिटेशन का प्रोसेस उन सहूलतकारों की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा था जिन्होंने उसे हायर किया था?
नहीं, ये मामला नहीं है। असल में ये हुआ कि जब तक एहसन शाह जो इस सारे वकुआ में शामिल किया गया, उसने जो मुखबरी की, जब वो कत्ल हो गया ना, कत्ल होने के बाद जो उसको प्लानिंग में लाए थे ना, उन सब ने अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि उनके लिए बेहतरीन अब इंसेंटिव यही था कि वो अब इसके ऊपर से अपने हाथ उठा ले, क्योंकि उन्होंने जो मकासद हासिल करने थे वो तो हासिल कर लिए, बलाज का तो कत्ल हो गया। अब अगर ये बाहर रहता ना, तो ये कहा जा रहा था, पुलिस की तरफ से ये मौका इख्तियार किया गया है कि उसने दूसरे भाई मुसाब को भी जो है ना कत्ल करवाना था इसके जरिए, लेकिन क्योंकि ये जेल में चला गया तो इसलिए अब उनकी सरपरस्ती पीछे हट गई। लेकिन ये इसके पास अपने तौर पे देखें, इसके वालिद के बारे में भी है कि उन्होंने बहुत सारे जो प्लाट वगैरह या रियल स्टेट में बहुत सारा सरमाया बनाया हुआ था जो एहसन शाह के, और ये पहले से भी अच्छा इसके पास इनकम मौजूद थी। और इसकी वालदा ने उस 25 लाख के बारे में भी ये बयान दिया है कि जो पुलिस ने रिकवरी एहसन शाह वाली जो ज़ाहिर की है, वो एक मैंने गाड़ी बेची थी, उसकी मेरे पास रसीद मौजूद है, मैंने अपना जेवर बेचा था, और मैंने जो एहसन शाह की वाइफ है इसका जेवर बेचा था। तो मैं जो आपको असल बात बता रहा कि उसमें 3 लोगों ने स्टैंड लेना था। भाई जो है वो पुलिस मुकाबले के पर्चे में शामिल हो गया, बेगम का ये जो है ना, हमने ये जो देख लिया कि वो ऑडियो लीक आ गई है, अब इस वजह से उसको भी मफरूर होना पड़ रहा है, क्योंकि एक जो नई FIR दर्ज हुई है ना, इसमें वो जो उसकी एहसन शाह की बीवी है वो भी मुलजमा बन गई है। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। मर्डर के बाद जब एक पूरा जो बालाज का बिजनेस था, कारोबार था, उस कारोबार का पूरा एक खाता सिस्टम भी था, उस खाते सिस्टम में भी तहरीर किया गया है कि बालाज ने उम्रे के लिए अपने मर्डर होने से पहले 10 लाख रुपए एहसन शाह को दिए, और एहसन शाह ने ऑपोजिट पार्टी से भी 50 लाख रुपए लिए। तो ये चीज़ें तो तय है कि एहसन शाह इस तरह से पैसे बटोरता था, और भी इसके अलावा उसके बहुत सारे क्रिमिनल काम थे। नहीं, ये मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि देखिए हम 20-25 साल से ये क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मरने वाला होता है ना, जो कब्र में चला जाता है, उसके खिलाफ सारे सबूत आ जाते हैं, और जो जिंदा होते हैं उनके सारे जो सबूत है वो मिटना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा ही है, क्योंकि वो कब्र में चला गया है, तो अब जो खाता भी उधर ही पड़ा हुआ है, जो मर्जी लिखवा ले, क्योंकि वो भी अपनी जान छुड़ाने के लिए लिख देंगे कि ठीक है 10 लाख हमने दिया, और 50 लाख जो है ना, वो बात यह है कि अगर पैसे तो इसके पास थे, अगर गोगी बाट, तीफी बाट वगैरह ने इसको 50 लाख दिए थे, तो असल मुलजम तो वो हैं जिन्होंने 50 लाख दिया था, ठीक है, उनको भी पकड़े। हाँ, इसको ये नहीं था कि एहसन शाह को सजा, एहसन शाह को इसके ये मुखबरी करने की और उसको कत्ल कराने की, सालबाद में शामिल होने की जो कानून में सजा बनती थी वो मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो मावराए अदालत वाकयात होते हैं, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि पुलिस खुद डिसाइड कर रही है कि किस मुलजम को अदालत तक जाना चाहिए। अच्छा, हमने ऑडियो लीक में एक चीज सुनी जिसपे नाम नहीं लिया गया, लेकिन क्योंकि आप इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे थे और काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो आप बेहतर बता सकते हैं। उसने अपनी बीवी को अगला अपना निशाना किसको बनाना है उसने, और कौम को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ, वो कौन शख्स है, किसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, और उसने ये भी कहा जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। ये देखें, ये तो सबको पता है कि उसको गिरफ्तार करने वालों में इंस्पेक्टर शकील भट्ट अहम थे, और शकील भट्ट ही जो है उनके बारे उसने कहा जो बदामी बाग में रहते हैं, उसके जो लड़की है उसके वालिद के दोस्त भी वही हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि उसने कहा कि मैं उनको सबसे पहले ना उसको जो जिसने मुझे गिरफ्तार किया या जलील किया, मैं उनको जो है ना ठिकाने लगाऊंगा, मैंने इसके लिए लड़के भी तैयार कर लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले कि ये बाहर आके हमें ठिकाने लगाए, इसको क्यों ना ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि एक चीज और अहम इसमें है कि उसकी वालदा का भी कहना है कि तकरीबन 10-12 पेशियां हो चुकी, यानी इसकी समाअत हो चुकी थी इसके केस की, एहसन शाह की, और इसकी अब ये सबको कह रहा था कि बहुत जल्द मेरी जमानत हो जानी है। तो पुलिस को यह भी लग रहा था कि अगर ये इसकी जमानत हो गई, ये बाहर आ गया, तो ये मजीद यानी हम कह सकते हैं कि शकील भट्ट साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। इस वजह से भी यानी ये वाकया जो है ना रूनुमा हुआ है। ठीक है सर, अब जो नई पेशरफ्त आई है इस वाक़े में वो ये है कि एहसन शाह की जो अहलिया है वो घर से नकदी और जेवर का सामान जेवर लेकर तो फरार हो गई है। इसमें कितनी सदाकत है और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? अच्छा, अगर हकीकत देखें ना तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में नजर आती है, क्योंकि जो इसकी एहसन शाह की वालदा कह रही है ना, वो कह रही है कि मैंने अपना भी जेवर बेच दिया हुआ है और इसकी बीवी का भी जेवर बेच के फिर पुलिस को 25 लाख रुपए जो जमा कराए हैं। अगर तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास और पैसे नहीं थे और उन्होंने सारे बेच दिए, तो इस वक्त इसकी बीवी के पास जेवर तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर उनका बयान गलत है तो इसकी बीवी जो जेवरात लेके ऐसे मौके पे कहां जाएगी? उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रह जाता है अपने वालिद के पास जाना, और उनके वालिद वही हैं जो शकील भट्ट के दोस्त हैं।
ठीक है। तो जब शकील भट्ट के दोस्त हैं तो और उन्होंने ये सारा वाकया उन तक पहुंचा भी दिया था जब ये वाकया हुआ है, क्योंकि ये ऑडियो ऐसे लीक नहीं हुई कि हम जेल में भी जाते हैं, जेल में जब मुलाकात कराई जाती है तो वहाँ ये जो पहले पीसीओ के जरिए फ़ोन करवाया जाता, अब मोबाइल फ़ोन भी कुछ रजिस्टर कर लिए थे उन्होंने कि उसके जरिए फ़ोन है। लेकिन उसमें जेल की इंतजामिया ने एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब आप जो कॉल करते हैं ना दो तरफा, तो वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है ताकि कोई बंदा कोड वर्ड में किसी को कत्ल करने की सुपारी ना दे दे या किसी को अगवा करने का अहकाम ना जारी कर दे। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ मोबाइल फ़ोन से जो डाटा निकला है, कहा जा रहा है उस डाटे में एहसन शाह का किरदार वाज़िया तौर पर खुलकर सामने आया है। किस तरह का इंसान था, किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस था और किस तरह के लोगों में इसका उठना बैठना था? अच्छा, जो मोबाइल फोन का डाटा है ना, ये जिस दिन एहसन शाह गिरफ्तार हुआ था ना, तो ये उसी वक्त रिकवर कर लिया गया था। और ये सारा डाटा उन दिनों में कुछ खबरें भी ऐसी पब्लिश हुई थी कि उसके मोबाइल फोन में फौहश वीडियो भी हैं, लड़कियों की वीडियोस भी हैं और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो। लेकिन अगर उन वीडियोस को बुनियाद बनाकर इसको सजा दिलानी थी तो ये उसी वक्त पहले महीने में ही वो तमाम चीजें सामने लाई जानी चाहिए थी और उसके मुताबिक उसके खिलाफ मजीद कार्रवाइयां करनी चाहिए थी। अब 6 माह गुजारने तक उन वीडियोस को संभाल के रखा गया कि वक्त आने पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक अभी कुछ वीडियोस और ऑडियोज मजीद हैं, अगले चंद रोज में वो भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस केस को अब हजम करना और इस केस को मैनेज करना मुश्किल हो गया। इस वजह से ये जो है ये ऑडियो वीडियो इनके जरिए। अच्छा, मैं लास्ट में एक और चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि यही CIA लाहौर पुलिस है, यही अफसरान है। जब खलीलुर रहमान कमर का वाकया हुआ तो वहां ऑडियो के बजाय वीडियो सबूत मिले और हमने ही पुलिस के आला अफसरान को कहा कि ये आपके पास वीडियो नहीं है, ये नहीं, ये वीडियो आ गई है, अब इसको डालें सबूतों में और बताएं कि जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं ये भी एक नामहरम औरत के घर गए, उसके साथ दस्त दराजी की और ये इसके ऊपर मुख्तलिफ दफात लगती हैं, तो अब क्यों नहीं लगा रहे? वो कहते तो वाज़िया हो गया ना, जबरदस्ती की गई थी, गन पॉइंट पर मामला हुआ था। नहीं, वो उनका मौकफ है। ये खलीलुर रहमान कमर का अब जो साबित हुआ है वो 3 दफा गए थे, उस रोज का ये वाकया नहीं है। 2 दफा पहले गए थे, उस वक्त रिकॉर्डिंग हो गई थी, तीसरी दफा उन्होंने बुलाया था तो फिर गन पॉइंट पे होता। लेकिन वो तमाम सबूतों को कहा गया कि ये फोरेंसिक कराया जाएगा, लेकिन नहीं कराएगा। यहां मामला यह आता है कि एक ऑडियो पे बेस बनाकर एक बंदे को जेल में से निकाला गया है, ठीक है, और उसके बाद ये जो पुलिस मुकाबला जो हो गया है, तो ये इस वजह से ये देखें कि एक ही CIA है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, मावरा अदालत जो वाकयात होते हैं ये क्यों होते हैं? इनके पीछे आखिर इनको रोकथाम, हमारा क्या कानून इतना कमजोर हो चुका है कि इस तरह के वाकयात हो जाते हैं? इनकी रोकथाम किसने करनी है? अच्छा, इस हवाले से मेरी आला अफसरान से गुफ्तगू हो चुकी, काफी अर्सा पहले भी हम इस पे रिपोर्ट्स बना चुके हैं। क्योंकि आला अफसरान कहते हैं कि जी जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है वो जाली हो या असली हो, उसकी इंक्वायरी जरूर कराई जाती है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट उस केस के साथ जरूर लगाई जाती है। आज तक अगर आप समझे कि 10,000 या 7,000 पूरे पंजाब में पुलिस मुकाबले हुए हैं ना, तो सबकी इंक्वायरी कराई गई है। लेकिन उन पुलिस मुकाबलों के बाद किसी भी इंक्वायरी में हमें यह रिपोर्ट नहीं मिली कि इस पुलिस एहलकार ने गलत पुलिस मुकाबला किया है, इस वजह से इसको जो है ना वो सजा मिलेगी। क्योंकि वो हर पुलिस वाकया को जो मैनेज किया जाता है और पूरा उसके हवाले से एक पूरा समझे कि नक्शा बनाया जाता है। नक्शा बनाने के बाद उसका बताया जाता है कि मुलजम यहाँ खड़ा होगा, पुलिस वाले यहाँ खड़े होंगे, पुलिस की गाड़ी को यहाँ से हिट किया जाएगा और यहाँ पुलिस की गाड़ी को जो है ना वो गोली लगेगी। आपको लगता है पूरा नक्शा बनाने में पुलिस एहलकार मुलविस नहीं होते हैं? नहीं, पुलिस के अलावा और कौन मुलवस हो सकता है? क्योंकि अगर मुजरम के सामने उस वक्त सिर्फ पुलिस होती है, कोई और नहीं होता, शहरी तो होता ही नहीं है, तो इसलिए पुलिस को ही करना होता है। लेकिन मैं एक बात और आपको इस पुलिस मुकाबले के हवाले से बताता चलूं कि जब हमारी पुलिस अफसरान से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम 2 तरह के मुलजमों को, ये ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं लेकिन अवाम की नॉलेज के लिए ये बताना जरूरी है, कहते हैं कि 2 तरह के मुजरमों को नहीं छोड़ा जाता। एक वो जिसने पुलिस एहलकार पे हथियार उठाया और उसने चलाया दिया है, ठीक है, उसका तो फैसला कर लिया जाता है कि ये नहीं है। और दूसरे ऐसे मुजरमों के बारे में मुझे वाज़े तौर पे आला अफसरान ने कहा कि जिन्होंने डकैती या राजधानी के दौरान किसी खातून के साथ ज्यादती की हो ना, जब हमें ये साबित हो जाता है तो हम उसको पार कर देते हैं। इसलिए कुछ मामलात में हम कहते हैं कि ठीक है, पुलिस इस हवाले से अगर मुजरमों को ये डर होता है कि इनके हवाले से कोई सबूत नहीं मिले, ये छूट जाएंगे, तो वो फिर इस तरह के मुजरमों को इस तरह फारिग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो एहसन शाह का पूरा एक मर्डर हुआ है, इससे पीछे
बालाज का मर्डर हुआ है, उससे पीछे टीपू ट्रक्का वाले का मर्डर हुआ। क्या आपको लगता है एज अ क्राइम रिपोर्टर आप इस चीज़ को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब वो जो आबाओ अजदाद से चली हुई एक दुश्मनी थी वो अब एक गुत्थी सुलझ गई है या अब रुक गई है, या अभी ये कार्रवाई खुदा ना ख्वास्ता आगे तक चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, ये जो मामलात है ना, ये वही मामलात हैं जो हाबील और काबील से शुरू हुए। उस वक्त से जो अब ये इनमें फर्क ये आ गया है कि इसमें सबसे जो ज्यादा अहम पहलू है ना वो जायदाद और दौलत है। दोनों पार्टियां करोड़पति नहीं अरबपति हैं और दोनों ही अजारादारी कायम करना चाहती हैं। एक आप समझेगा शालमी चौक से लेके शालमी बाजार तक और एक अनारकली से दूसरी तरफ। तो ये जो पार्टियों का आपस में कॉम्बिनेशन है ना, ये कायम रहेगा। इनका जो भी बच्चा आगे आएगा उनकी तरफ से भी जो बच्चा आगे आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ये मामला चलते रहेंगे। क्योंकि ये जब तक इनमें से एक पार्टी यहां से अपना सारा कुछ ट्रांसफर नहीं कर लेती तो ये जो मुझे तो नहीं लगता कि अगले 20 साल 30 साल तक भी ये यहीं रहें और ये जो दुश्मनी है ये कायम ना रहे। ठीक है, या यहीं पर नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। मजीद बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे ब्रेक के बाद, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, हमने सोशल मीडिया पर एहसन शाह की, बालाज की और उससे पहले बालाज के वालिद टीपू ट्रक्का वाले की भी बहुत सारी वीडियोस वायरल होते हुए देखी। लेकिन ये वीडियोस जब भी हम वायरल होते हुए देखते हैं तो हम सब के दिल में एक ही सवाल उठता है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी जो कई पीढ़ियों से, कई सालों से, कई नस्लों से चली आ रही हैं, आखिर इनको रुकना कब है और इनके ना रुकने के पीछे क्या वजह है, ये क्यों नहीं रुक पा रही हैं, और क्या इन ख़ानदानी दुश्मनियों के आगे कानून कमज़ोर पड़ गया है? कानून क्यों नहीं खड़ा होता? कानून जब एक ख़ानदान को सज़ा दे तो दूसरे ख़ानदान की जानिब से भी हो सकता है कि कुछ रुक जाएं और इस चीज़ को लिंगर ऑन करना छोड़ दें, इस चीज़ को कंटिन्यू ना करें। तो इसी बारे में बात करते हैं एजाज भट्ट साहब से कि ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ क्या आपको लगता है, अंदरून लाहौर की ख़ानदानी दुश्मनियाँ जिनसे मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग पनाह मांगते हैं, ये दुश्मनियाँ, इनके आगे क्या पुलिस कमज़ोर पड़ जाती है, हमारा पुलिस का थाना कल्चर? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो देखें हर इलाके की एक बड़ी दुश्मनी होती है, वो फिर उसके नीचे जैसे आप जानते हैं कि एक बड़ा दरख्त होता है ना, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे, खुदरो, झाड़ियां जो है ना वो नशोनुमा पाना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो ये लाहौर की आप ये समझे कि पिछले 20-25 साल से एक सबसे बड़ी दुश्मनी चली आ रही है। इसी दुश्मनी की एक जो समझे खुदरो झाड़ियां थी ना, हाँ। वो हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, वो बोला सुनियारा और फिर इस तरह की एक पूरी लिस्ट है। वो सारे जो थे ना कुछ इस तरह से, फिर इसके अलावा फिर हनीफा बाबा, शफीका बाबा, और फिर जो जितने भी पहले होता था कि एक को पॉलिटिकल जो जमातें हैं ना इनको सरपरस्ती करती थी। लेकिन जब पॉलिटिकल जमातों ने देखा कि ये तो वजीर आला का नाम आ जाता है कि पुलिस मुकाबले वजीर आला ने कराए हैं, तो फिर उन्होंने इसको निचली सतह पे लाने के लिए ये वाला मामला शुरू किया कि 2 पार्टियां बड़ी बन गई, कुछ पार्टियां। अच्छा, एक और चीज अहम है कि ये जब भी ये वाकयात होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं ना, तो एक पार्टी हमेशा एक बड़ी पार्टी पंजाब की के साथ जुड़ जाती है और दूसरी पार्टी जो है दूसरी उसकी मुखालिफ पार्टी का, एक पार्टी में नहीं ये रहते, क्योंकि जब एक पार्टी में रहेंगे तो फिर इनको सुलह करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा जो आपको नजर आता होगा कि लाहौर में जो 2 बड़ी पार्टियां इस वक्त हैं, इस वक्त भी ये उनमें से एक जो पार्टी थी एक तरफ थी और दूसरी पार्टी दूसरी तरफ थी। अच्छा, ये एक तो ये सरपरस्ती वाला मामला आ जाता है। उसके बाद जो उसके नीचे जो खुदरो झाड़ियां वो फैलती जाती हैं। अब वो जो बोला सुनियारा, नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर, ये जो जितने इनके कारिंदे थे आगे ना, वो हाँ। फिर क्या होता है कि यहाँ के जो बड़े बड़े ताजर है ना उनको फोन करते थे कि आज आपके घर के बाहर छट्टा लगेगा। तो छट्टे हाँ। से मुराद ये होता था कि रात को उनके गेट पे एक क्लाशनकोव का पूरा ब्रस्ट मारा जाता था। अच्छा, अगले दिन कहा जाता कि छट्टा लग गया, आज आपकी गाड़ी पे छट्टा लगेगा। तो वो बंदा ना गाड़ी बाहर खड़ी करके चला जाता, तो अगले दिन उसकी गाड़ी पे और तीसरी दफा कहा था अब आप पे बहराज लगेगा, आप हमें इतने लाख रुपया फलां जगह पहुंचा दे। और हमें बहुत सारे ताजरों के हमने इंटरव्यू किए जिन्होंने बकायदा वो बत्ता दिया और उसके बाद अपनी जान छुड़ाई। अब ये पैसा बाद में जाता कहाँ था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि भत्ताखोरी का पैसा कहाँ जाता? अच्छा, वो मैंने जो है ना बहुत सारे जो है ना उनके इंटरव्यू भी किए, जो बाद में ये क्रिमिनल छट्टा लगाने वाले और हाँ। ये करने वाले, उनके इंटरव्यू भी किए। असलम बस्सा एक होता था, उसके साथ मैंने 1 घंटे का इंटरव्यू, उसने पूरी तरतीब से बताया। उसने कहा जो छट्टा लगाने जाते हैं 2 नौजवान जाते थे, उनको हम 10-10 हजार रुपया देते थे। अच्छा, ये किराए के कोई गुंडे उनके आगे, यानी वो ये होता है नए नए नौजवान है, उनको क्लाशनकोव चलाने का शौक है और वो साथ में चर्स पीते हैं,
तो वो 10,000 कहता वो चले जाते। जब अगले दिन गाड़ी पे चट्टा लगाना होता था वो थोड़ा बड़ा काम होता था, उसके लिए हम 20 से 25,000 देते थे। लेकिन जिस दिन शूटर ने कत्ल करना होता ना उसका रेट 1 लाख से 2 लाख होता था। ये मैं काफी अर्सा पहले की आपको बात बता रहा हूँ, अब तो रेट और बढ़ गया। तो फिर जब कहते हैं उसके बाद जब 10 लाख आता था एक ताजर से या 20 लाख आता था तो उसकी डिवीजन होती थी कि ये इतना हिस्सा इसको जाना है, इतना हिस्सा इसको जाना है, और फिर ये इनके जो बड़े सरदार हैं ना जो उन तक इसका हिस्सा जाता था। तो ये इसीलिए ये प्लांट किए जाते थे। और फिर उन्हीं वाकयात में ये वाकया होता था, कभी कभार होता कि लाहौर का कोई बड़ा ताजर कत्ल हो जाता था तो फिर पूरी लाहौर पुलिस इकट्ठी होती थी, कहते अब ये वाली जो 3 झाड़ियां ना इनको हमें काटना पड़ेगा। यानी सरपरस्ती उन्हीं की है, वो जो बरगद के दरख्त हैं और उनके नीचे जो झाड़ियां होती थी उन कहते थे कि ये जो बुशेस है ना इनको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से ये पूरी मुल्क में ना खबरें चल गई। फिर वो 3-4 को ना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता इसी तरीके से। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, टर्म इस्तेमाल की पुलिस मुकाबला, जो इस केस में एहसन शाह और बालाज के केस में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, अंडर डिस्कशन है। मैं जानना चाहूंगी जाली पुलिस मुकाबला जब साबित हो जाता है कि जाली पुलिस मुकाबला है तो फिर उसको क्यों दरगुजर किया जाता है, क्या कर सकते हैं? असल में बात यही है ना कि पुलिस मुकाबले 2 तरह के होते हैं। एक असली पुलिस मुकाबला, असली पुलिस मुकाबला जब होता है ना तो सबको पता चल जाता है, कोई ना लेफ्ट साइड वाली सड़क ब्लॉक होती है ना राइट साइड वाली। मुजरम आते हैं, हमारे ये डोलफिन के जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं, हमारे एलीट फोर्स के जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं, वो बराए राज डट जाते हैं। और फिर ऐसा मुकाबला देख के हमारा दिल भी बड़ा खुश होता है एज ए जर्नलिस्ट कि हम कहते हैं कि ये फोर्स है हमारे मुल्क की, ये हमारी पंजाब पुलिस है जिसने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने मौके पे अगर खवातीन से ज्यादती की तो मौके पे उनको पकड़ा है और उनके साथ मुकाबला करते उनको मार दिया। तो फिर इस तरह के वाक़या पे हमारा भी सर बुलंद होता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि एक मुजरिम को दोनों हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो बेचारा भाग भी नहीं सकता, और बाद में मैं आपको बताऊं लाहौर के 2-3 ऐसे पुलिस मुकाबले के जो मास्टर थे ना, नवीद सईद हो गया और भी इस तरह के हैं, तो इनके साथ हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू होती तो वो बताते थे कि फलां जो बड़ा नाम बड़ा जिसका था, तो जब हम उसको पुलिस में मुकाबले मारने लगे तो वो रोने लग गया। अच्छा, उसने कहा कि मुझे ना मारे, मैं आपको हर चीज दे दूंगा। तो हमने फिर एक कांस्टेबल होता था इसमें एक जिसको कहते थे जिप बनाता था। जिप बनाने से ये मुराद था कि वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सर से पांव तक गोलियां चलाता था कि पूरी बंदे के जिस्म पे जिप बन जाती थी। तो उसको ना कहा जाता ये पुलिस मुकाबले का ना एक मास्टर कांस्टेबल जिसको आगे किया जाता था। तो इस तरह के भी यहाँ रहे हुए हैं। तो वो फिर हम जब ये सुनते तो हमें अफसोस होता है कि ये मुजरम तो हैं लेकिन ये कोई जानवर तो नहीं है, इंसान भी तो है। जैसे हमने एहसन शाह की वालदा की वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे बेटे को दरिंदगी का निशाना बनाया गया पुलिस की हिरासत में होते हुए, ऐसे किसी मुजरिम को भी नहीं मारा जाना चाहिए और मुजरिम को भी सज़ा सुनानी चाहिए। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि मतलब मुलजिम है लेकिन उस मुलजिम के साथ इतनी दरिंदगी? देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इंसान एक मुजरम होता है और मुजरम जो है वो भी एक इंसान भी होता है। और हमारे इस्लाम में भी और हमारे आइन में भी ये कहा गया है कि जो भी मुजरम पकड़ा जाए उसको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, और उसको फिर भी अगर पता चल भी रहा है पुलिस को, गवाह मौजूद भी हैं, तो पुलिस उसका इंसाफ मौके पे नहीं कर सकती। उसके गवाह दलाइल देंगे अदालत में और अदलिया उसका फैसला करेगी। और अदलिया के मराहल रखे गए हैं। जूनियर जो अदलिया वो पहला केस का फैसला करती है, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अपील जाती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जाती है, उसके बाद फाइनल होता है कि सदर के पास अपील जाती है। वहां से भी अगर वो सदर मुमलिकत तो उसकी फांसी की सजा रखे, कैरी ऑन रखें, तो उसको सजाए मौत दे दी जाती है। ये एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम की मौजूदगी में अगर आप एक पैरेलल सिस्टम करेंगे तो वो सिस्टम मुल्क का नहीं है। ठीक है, तो वो ना मुल्क का है, ना आइन का है, ना इस्लाम का है। तो वो जो पैरेलल सिस्टम है ना वो नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना इतराज है कि जो भी मुल्ज़िम है आप उसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाएं कि वो अदालत से छूट ना सके और उसको करार वाकई सजा मिले। ठीक है सर, वाइंड अप पर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक आपने मैसेज अभी दिया कि अदालत कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा कोई मेथड इंट्रोड्यूस करवाए जिससे मुलजिम को सज़ा मिले और इस तरह के पुलिस मुकाबलों से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि जहां हम मुलजिम की बात कर रहे हैं वहां हमारे पुलिस अफसरान भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारे डॉल्फिन पुलिस में जो नौजवान हैं वो हमारे मुल्क का एक बड़ा असासा है, जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, कानून को आगे रखते हैं, सर फहरिस्त रखते हैं। लेकिन वाइंड अप पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्राइम रिपोर्टर होने की हैसियत से आपका एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सपोजर है, थाना कल्चर को आप जितना करीब से जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये जो अभी 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए ना, ये भी हमारे भाई हैं।
इनकी जब जाने गई तो हमें बड़ा दुख हुआ है कि इनको किस तरीके से, इसमें क्या है कि आला अफसरान की गफलत थी और हमारी जो हुक्मरान है उनकी भी गफलत थी, लेकिन 12 हमारे भाई शहीद हो गए। तो डाकुओं ने की, अब ऐसे डाकुओं का मुकाबला किया जाना चाहिए, ऐसे डाकुओं को मौके पे हलाक कर देना चाहिए। इसके लिए हम अपने दिलो जान के साथ अपनी पुलिस और फोर्सेस के साथ हैं। लेकिन जब एक बंदा मुजरम के तौर पे पकड़ा जाए तो उसके हवाले से तमाम शवाहद भी इकट्ठे कर लिए जाएं, तो उसके बाद उसको अदालत अदलिया के हवाले करना चाहिए और अदलिया के हवाले करके उसका फैसला जो है ना इंतजार करना चाहिए ताकि अदलिया उसके हवाले से क्या फैसला देती है। और इसी में कानून की हुक्मरानी है। अगर हम जगह जगह पे अपनी अदलिया लगाना शुरू कर देंगे तो मुल्क में अफरा तफरी अनारकी पैदा होगी और जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं। अब देखें ना, ये पुलिस मुकाबला तो हुआ है, एहसन शाह की हलाकत हुई है, उसकी बीवी की ऑडियो लीक भी आ गई है, उसकी वालदा का बयान भी आ गया है, लेकिन ये सारा बयान पढ़ के आप नीचे इनकी वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ें, आपको आप पब्लिक के ख्यालात का पता चलता है। अगर 50% ने ये लिखा ना कि एहसन शाह गद्दार था, एहसन शाह गलत था, उसकी हलाकत बिल्कुल दुरुस्त हुई है, तो उसके साथ साथ कुछ 50% ने ये भी लिख दिया है कि पुलिस को ये मावरा अदालत इस तरह के कामों से इज्तनाब करना चाहिए, बजाय इसको अदलिया में इनको फांसी की सजा दिलाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए थी। तो हम क्योंकि जब तक जर्नलिस्ट के तौर पे हम मौजूद हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये शहादतें दे रही हैं, उनको हम सलूट पेश करते हैं। लेकिन कुछ वाकयात में जो इस तरह के वाकयात होते हैं उसकी कम अज़ कम ये कर लिया जाए कि इंक्वायरी कर ली जाए। अब इस वाकया का थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया जहां पुलिस अफसरान शहीद होते हैं तो हम ठीक है उनकी न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, लेकिन पुलिस की निस्बत जब आर्मी अफसरान जो कि हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त हैं, हमारा फ़ख्र है हमारे मुल्क का, वो जब शहीद होते हैं तो उनकी फैमिली का पूरी ज़िंदगी के लिए ख्याल किया जाता है। क्या पुलिस अफसरान के फैमिली का भी, शोहदा की फैमिली का भी इसी तरह से ख्याल किया जाता है? क्या कहेंगे? अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं क्योंकि हमारा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुलाकातें होती रहती हैं, हम ये सारी हमारे तक रिपोर्टें पहुंचती रहती हैं। इनके आने के बाद ये हुआ है कि जो पुलिस एहलकार शहीद होते हैं ना, उनको तो वो तकरीबन 1 करोड़ तक की ग्रांट्स उनकी फैमिली के लिए है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने ये किया है कि शोहदा के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो हैं, उनको यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए स्पेशल जो है ना वो फंड्स दिए जाते हैं, जिनको उनको समझ लेके स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर उनका कोई भाई ऐसा मौजूद है जिसका जो दूसरी यानी कद और इस एजुकेशन के बारे में बेटा मौजूद है, उसको नौकरी दी जाती है, उसकी बेवा को भी मुलाजमत दी गई। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी बेवा को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को भी दी गई। और सबसे अहम बात एक जो मुझे अब बड़ी अच्छी लगी आईजी साहब के आने के बाद, वो ये है कि जहां भी डिस्ट्रिक्ट में किसी ऐसे शहीद पुलिस एहलकार की बेटी की शादी होती है तो वहां का डीपीओ जाता है और उस बच्ची के सर पर हाथ देते हैं और उसके बाद वो उनको जहेज में बहुत सारा सामान देते हैं, पैसे देते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, जिससे वो जो बच्ची है, एक तो ये है कि उसको, मैंने ऐसी भी शादियों का हमने रिपोर्टिंग की है कि जिसमें शादी के आगे जो है बाकायदा वो डॉल्फिन की जो है ना वो मोटरसाइकिलें लगाई गई हैं, प्रोटोकॉल गाड़ियां लगाई गई हैं और उस बच्ची को ऐसे विदा किया गया कि जैसे उसने कहा कि आज आपके वालिद साहब अगर जिंदा नहीं है तो फिक्र ना करें, आईजी आपके वालिद के तौर पे मौजूद है, डीपीओ आपके वालिद के तौर पे मौजूद है। शोहदा को हमारे मुल्क में भी, पंजाब में भी अब बहुत कदर से देखा जाता है और अब तो हर अफसर, हमने ये सुना है, कहते हैं कि जो शोहदा है वो हमारे माथे का झूमर है और ये मैंने हर अफसर के मुंह से सुना है। इस हवाले से ये बेहतर। वेरी वेल सेड सर। अगर ऐसा होता है जो कि सुनने में भी आया और आप भी बता रहे हैं तो यकीनन होता होगा, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि पुलिस अफसरान भी हमारे मुल्क का एक बड़ा असासा है और हमारी बड़ी हिफाजत करते हैं, रखवाली करते हैं कि जहां पाक आर्मी बॉर्डर्स पर रखवाली कर रही है अपने पाकिस्तानियों की, अपने मुल्क की, वहीं पुलिस अफसरान, हमारी डॉल्फिन पुलिस के जो एहलकार हैं, वो पूरे मुल्क में गश्त करते हुए हमारा ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं। अच्छा, वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं और जानना चाहूंगी कि क्या ये एहसन शाह का जो केस है ये वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है? फाइनल हमारे पास 2 मिनट्स बाकी हैं। क्या एहसन शाह का केस वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है या अभी इसमें और बहुत सारे इंकशाफात होंगे? देखें, जैसे कि अगर माजी की मिसालें देखी जाए तो एहसन शाह का केस इस हवाले से तो वाइंड अप ही हो रहा है। देखें, अगर ये इसकी पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जो सबसे बड़ा सबूत पेश किया गया वो ये आरडीओ पेश की गई है। आरडीओ में यही कहा गया कि उसका वो प्लानिंग कर रहा था शकील भट्ट को, जो सब इंस्पेक्टर, उसको कत्ल करने की। लेकिन मैं हैरान हूं कि शकील भट्ट एक सब इंस्पेक्टर है।
अगर एक सब इंस्पेक्टर को हलाकत करने के हवाले से एक ऑडियो आई है तो पूरा ये डिसीजन लेने के लिए आला अफसरान को भी शामिल होना पड़ता है। तो एक कैसे आला तमाम अफसरान ने इस पर रजामंदी इजहार की कि शकील भट्ट ही जाएगा, उसको लाएगा, शकील भट्ट की ही मौजूदगी में पुलिस मुकाबला होगा और फिर अगले दिन शकील भट्ट ही जो है ना वो FIR का मुद्दई बनेगा और ऑडियो का जो मुद्दई भी वो शकील भट्ट ही बनेगा। तो ये एक सब इंस्पेक्टर को इतना एज दे के इसको किया गया, तो इसका मतलब है कि आशीर्वाद तो सब तरह से मौजूद है, लिहाजा ये केस कुछ अर्सा चलेगा, उसके बाद वाइंड अप हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका और आपके वक्त का। नाजरीन, यहीं हम जहां केस के वाइंड अप होने की बात कर रहे हैं कि कुछ अरसा चलेगा और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस केस के ख़त्म होने के बावजूद वो तमाम तर सवालात के जवाब आवाम को और लोगों को नहीं मिलेंगे जिनके हम जवाब तलब कर रहे हैं कि एक वो शख्सियत जो सहूलतकार बनी एहसन शाह की बालाज को मर्डर करवाने में, वो शख्सियत कहाँ है, उसको कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। इसके साथ साथ ये पुलिस अफसरान की मौजूदगी में जिस तरह से पुलिस मुकाबला हुआ और एहसन शाह को मर्डर किया गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम पर। लेकिन इस सिस्टम पर हम बैठकर सिर्फ बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक करने का जो बेड़ा उठाया हुआ है वो आला हुकाम का है और उन्हीं से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हालात को कुछ इतना बेहतर करें कि आम शहरी इस मुल्क में घूमते फिरते अपने आप को महफूज तस्वुर करे, महसूस करे। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। सोशल टॉक के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।